ये पराशरण दाब हो गया था हमारा, पराशरण दाब के नियम रह गए थे। तो अब हम पढ़ेंगे पराशरण दाब के नियम क्या होते हैं। पराशरण दाब के नियम, देखिए पराशरण दाब के नियम। क्या है? पराशरण दाब के नियम, हेडिंग है हमारी पराशरण दाब के नियम क्या होते हैं। पराशरण दाब के नियम दिए किसने थे? एक वैज्ञानिक थे वॉन हॉफ नाम के। कौन नाम के? वांट हॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही पराशरण दाब के नियम दिए थे। इसका अध्ययन करके गैसीय नियमों का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया था? पराशरण दाब के नियमों को सिद्ध किया था। किसके उपयोग करके? गैसों के नियमों का प्रयोग करके। किसने दिया था? वान हॉफ ने। तो इसमें क्या लिखेंगे? वान हॉफ ने गैसों के नियमों का प्रयोग करके पराशरण दाब के निम्न नियम दिए थे। वो किस प्रकार से हैं वो देखेंगे। क्या लिखेंगे? कौन थे वैज्ञानिक? वॉन हॉफ। वॉन हॉफ ने क्या किया था? गैसों के नियमों के आधार पर, कह सकते हैं के आधार पर, या का प्रयोग करके के आधार पर पराशरण दाब संबंधी निम्न नियम दिए। पराशरण दाब संबंधी निम्न नियम दिए। पहला नियम है जिसे हम बोलते हैं बॉयल वांट हॉफ नियम। बॉयल वांट हॉफ नियम। बॉयल वांट हॉफ नियम क्या होता है कि जो पराशरण दाब होता है वो समानुपाती होता है सी के। सी क्या है? सांद्रता। बॉयल वांट हॉफ नियम, ये हमारी हेडिंग है। इसमें क्या होता है कि पराशरण दाब जो होता है, ये है पराशरण दाब और सी है सांद्रता। इसके समानुपाती होता है कब? जब इसकी सांद्रता, वो ताप जो होता है स्थिर होता है। स्थिर टी पर लिख देंगे। टी क्या है? परम ताप है। तो इसमें बॉयल वांट हॉफ नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशरण दाब, क्या? पराशरण दाब किसके समानुपाती होता है? पराशरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। उसके बाद देखेंगे पाई अनुपाती सी। कब? जब ताप जो होगा स्थिर होगा। जब ताप स्थिर होगा। और सी बराबर होता है क्या? 1/v। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सी बराबर होता है 1/v होता है। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा। पाई बराबर हो जाएगा k × 1/v। तो k अगर निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा पाई × v। ठीक, इतना है। ये हमारा है बॉयल वांट हॉफ नियम। क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशरण दाब जो है उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद हमारा रहेगा कौन सा? बॉयल वांट हॉफ। वो बॉयल वांट हॉफ नियम हो गया है। अब हमारा रहेगा चार्ल्स वांट हॉफ नियम। क्या रहेगा? चार्ल्स वांट हॉफ नियम। चार्ल्स वांट हॉफ नियम। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि V जो होता है, V क्या होता है? V जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है T के। V जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है T के अनुक्रमानुपाती होता है। V जो होता है वो T के अनुक्रमानुपाती होता है। कब? जब इसका ताप जो होता है वो स्थिर होता है। जब इसका ताप जो होता है वो स्थिर होता है तब ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखेंगे, लिखेंगे क्या? V अनुक्रमानुपाती होता है T के कब? स्थिर P पर। P मतलब क्या है? दाब है। क्या है?
P क्या है? P है हमारा दाब। P क्या है हमारा? P दाब है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? स्थिर परासरण दाब। क्या होता है? स्थिर परासरण दाब पर, स्थिर परासरण, P है परासरण दाब, तो स्थिर परासरण दाब का, वो स्थिर परासरण दाब पर आयतन, विलयन का आयतन जो होता है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर परासरण दाब पर, कहाँ पर? स्थिर परासरण दाब पर। स्थिर परासरण दाब पर क्या होता है? स्थिर परासरण दाब पर जो विलयन का आयतन होता है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है या परम ताप के समानुपाती होता है। लिखेंगे स्थिर परासरण दाब पर, परासरण दाब पर, स्थिर परासरण दाब पर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसके? परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है। क्या होता है? स्थिर परासरण दाब पर विलयन का जो आयतन होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है। वही सेम है कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, नियतांक आया k इंटू टी। यहाँ से अगर हम k का मान निकालेंगे तो आएगा b अपॉन टी आ जाएगा, इतना लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ से b अनुक्रमानुपाती t कब? स्थिर दाब पर, मतलब p पर। ठीक है। इसके बाद हमारा रहेगा वांट हॉप ताप दाब नियम। वांट हॉप ताप दाब नियम क्या होगा? वांट हॉप, बोलते हैं ताप दाब नियम। वांट हॉप ताप दाब नियम, ताप और दाब का नियम को हम कह सकते हैं क्या? ताप दाब नियम। क्या होता है इसमें? पाई जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? पाई अनुक्रमानुपाती होता है टी के। कब? जब इसका आयतन जो होता है स्थिर होता है। क्या स्थिर होता है? आयतन स्थिर होता है। अब जब आयतन स्थिर, आयतन पर लिख देंगे, तो जब आयतन स्थिर होगा तो सांद्रता भी स्थिर होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? स्थिर सांद्रता या आयतन पर। किस पर? स्थिर सांद्रता या आयतन पर परासरण दाब जो है परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर क्या होता है? स्थिर आयतन या सांद्रता पर परासरण दाब जो होता है वो ताप के, परम ताप के समानुपाती होता है। लिखेंगे क्या? स्थिर किस पर? सांद्रता, स्थिर सांद्रता या, ये अलग टॉपिक है। स्थिर सांद्रता या क्या होता है? आयतन पर, आयतन पर क्या होता है? परासरण दाब, परासरण दाब ताप के, या कह सकते हैं परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। लिखेंगे अर्थात पाई अनुक्रमानुपाती टी। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आ जाएगा k इंटू टी। क्या आ जाएगा? k इंटू टी आ जाएगा नियतांक। ठीक है। अब यहाँ से हम नियतांक का मान निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा पाई अपॉन टी। क्या हो जाएगा? पाई अपॉन टी। यहाँ तक लिखेंगे, नोट करो। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सामान्य विलयन समीकरण। क्या बोलते हैं? सामान्य विलयन समीकरण। देखो जल्दी, सामान्य विलयन समीकरण देखो। अब रहेगा तनु विलयनों का सामान्य विलयन समीकरण। इसी में चौथा होगा तनु विलयनों का क्या होता है? सामान्य, तनु विलयनों का सामान्य विलयन समीकरण जिसको बोलते हैं विलयन समीकरण। क्या होगा? लिखेंगे प्रथम नियम था, अभी लिखा था, प्रथम नियम व तृतीय नियम से, तृतीय नियम को
जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, कह सकते हैं कि पहले वाले नियम को और तीसरे वाले नियम को जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विलियन का सामान्य समीकरण कहते हैं। उसे विलियन का सामान्य समीकरण कहते हैं, या सामान्य विलियन समीकरण कहते हैं। उसे सामान्य विलियन समीकरण कहते हैं, ये लिख लो। उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य विलियन समीकरण कहते हैं। उसे सामान्य विलियन समीकरण कहते हैं। उसे सामान्य विलियन समीकरण कहते हैं। देखिए पहला नियम क्या था कि पाई जो है वो अनुपाती था किसके, सी के। सी को हम लिख सकते थे 1/p। दूसरा था तीसरा वाला था पाई अनुपाती था टी के। ये कब था अनुपाती, स्थिर ताप पर, स्थिर टी पर। ये कब था, स्थिर सांद्रता पर, या कह सकते हैं सी पर। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो पाई यहाँ है, पाई ही रहेगा। अनुपाती का चिन्ह है, अनुपाती का चिन्ह रहेगा। अब ऊपर टी हो जाएगा, नीचे बी हो जाएगा। बी का गुणा करेंगे तो पाई बी बराबर वो अनुपाती हो जाएगा टी। ठीक है, ये आ जाएगा। अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लेते हैं, और यहाँ पर नियतांक हम लेंगे आर। क्या नियतांक लेंगे, आर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई बी बराबर हो जाएगा, पाई इंटू बी बराबर हो जाएगा आर टी। जहाँ आर क्या है, गैस स्थिरांक है। क्या है, आर गैस स्थिरांक है, लिख देना। जहाँ आर गैस स्थिरांक है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, आर की जगह हम एस भी लिख सकते हैं। क्या, आर की जगह एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। माना आर जो है वो एस के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, पाई बी बराबर एस टी हो जाएगा। पाई बी बराबर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एस टी। अभी क्या था कि अभी विलेय के मोलों की संख्या कितनी ले रहे थे, एक ले रहे थे। अब लिखेंगे यदि विलेय के मोलों की संख्या कैसी है, n है। यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, तो क्या हो जाएगा, पाई बी बराबर हो जाएगा एन एस टी। ये फॉर्मूला बनेगा जाके। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा जाके। जहाँ s का मान जो होगा वो कितना होगा, 0.0821, 0.0821 लीटर क्या होगा, मात्रक इसका क्या होगा, लीटर वायुमंडल। क्या हो जाएगा, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल इनवर्स। लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल कह सकते हैं, या मोल इनवर्स प्रति मोल। ये मात्रक होगा, या कह सकते हैं एस का, या कह दो आर का मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। नोट कीजिए इसको, तनु विलियन का सामान्य समीकरण था, नोट कीजिए अच्छे से। अब कुछ विलियन है जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, आ जाती हैं पेपर में। समपरासारी विलियन, अति परासारी विलियन, या अल्प परासारी विलियन। ठीक है, क्या है हेडिंग, छोटी छोटी है, समझ लो क्या है। पहली है समपरासरी विलयन। क्या होता है, सिंपल सा है। क्या, समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है, समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उसे हम समपरासरी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से आएगी हमारी अति परासरी। अति माने होता है किसी भी चीज की अधिकता होना, किसी भी चीज की अधिकता होना। तो इसमें क्या होगा, समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब अधिक होता है, जिन
दो विलयनों में जिस विलयन का परासर दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। जिन विलयनों का परासर दाब अधिक होता है उसे हम अति परासारी विलयन कहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा अल्प परासारी विलयन। क्या है? अल्प परासारी विलयन। ये भी ऐसे ही होगा। क्या? समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासर दाब कम होता है, अल्प माने थोड़ा होना, कम होता है, उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। पहला क्या है? समपरासारी। क्या होगा? समान ताप पर क्या होता है? समान ताप पर जिन विलयनों का परासर दाब, जिन विलयनों का परासर दाब जो होता है, परासर दाब समान होता है, समान होता है, उसे समपरासरी विलयन या परासारी भी लिख के आ जाता है, समपरासरी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। अगला है अति परासारी विलयन। क्या लिखेंगे? समान ताप पर, सेम है, समान ताप पर दो विलयनों में, दो विलयन होते हैं, दो विलयनों में, दो विलयनों में जिसका समान ताप पर दो विलयनों में जिसका क्या होता है? जिसका परासर दाब अधिक होता है, जिसका परासर दाब अधिक होता है, परासर दाब अधिक होता है, अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? अति परासारी। अधिक मतलब अति होना, अति परासारी विलयन कहते हैं, परासरी विलयन कहते हैं, अति परासरी विलयन कहते हैं। मार्कर और हल्का हो जाता है। चलो दूसरा, अति परासारी विलयन कहते हैं। अब है हमारा अल्प परासारी विलयन। वही होगा, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का, दो विलयनों में जिसका परासर दाब, दो विलयनों में जिसका परासर दाब अधिक होता है उसे अति परासारी ठीक है विलयन कहते हैं। अब बिल्कुल इस प्रकार से अगला होगा क्या? समान ताप पर, समान ताप पर दो विलयनों में कितने? दो विलयनों में जिस विलयन का, दो विलयनों में जिस विलयन का, जिस विलयन का परासर दाब कम होता है, परासर दाब कम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अल्प परासरी या अल्प परासारी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। समान ताप पर दो विलयनों में क्या होता है? दो विलयनों में जिस विलयन का परासर दाब कम होता है उसे हम अल्प परासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन हो गया अति और अल्प। समपरासरी विलयन समान ताप पर जिन दो विलयनों में समान ताप पर जिन विलयनों का परासर दाब समान होता है उसे समपरासारी विलयन कहते हैं, परासरी विलयन कहते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों का परासर दाब समान होता है उसे समपरासारी। अति माने अधिकता होना, तो जिसमें अधिक होता है। समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासर दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। अल्प परासरी, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासर दाब कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। इसके बाद है हमारा क्या? समपरासरी, अति परासरी, अल्प परासरी हो गया है। अब एक टॉपिक और रह गया है इसमें, एक नहीं अभी टॉपिक तो है, अभी परासर से रिलेटेड रह गया है। क्या है? प्रतिलोम परासर आता है। क्या होता है? प्रतिलोम परासर किसे कहते हैं? प्रतिलोम माने होता है, प्रतिलोम माने होता है उल्टा, तो मतलब जो परासर दाब का उल्टा होगा वही प्रतिलोम परासर होगा। अब उससे पहले तुम्हें परासर पता होना चाहिए। परासर क्या होता है? परासर की क्रिया क्या थी? जब विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से पृथक कर देते थे, जब विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से पृथक कर देते थे, या ऐसा कह सकते हैं परासर क्या था कि जब विलायक के अणु जो हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते थे या जाते थे, सुगमता से जाते थे, उस क्रिया को हम परासर दाब कहते थे। क्या कहते थे? परासर दाब कहते थे।
अब प्रतिलोम पराशर दाब क्या है वो समझिए। जैसे ये दो पात्र हैं, एक ही पात्र है, इसके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी गई। क्या रख दी गई है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी गई है और इनके बीच में ये लगे हैं, पिस्टन लगी हुई हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है। कैसा है? अधिक सांद्रता वाला विलयन है। ठीक, और ये है कम सांद्रता वाला विलयन। कम सांद्रता वाला विलयन। इसमें क्या होता था कि पराशर की क्रिया में क्या होता था कि विलायक के अणु जो होते हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम झिल्ली से होकर के अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते थे, उसे हम पराशर कहते थे। प्रतिलोम पराशर क्या है? प्रतिलोम पराशर क्या है कि जब क्या होता है, इसमें पराशर दाब से अधिक दाब लगाया जाए। पराशर दाब से जब क्या होता है कि पराशर दाब से भी अधिक दाब लगाया जाए, किधर? इधर की ओर, अधिक सांद्रता की ओर। पराशर दाब से भी अधिक दाब लगाया जाए तो क्या होता है, तो विलायक के अणु जो हैं अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम पराशर कहते हैं। प्रतिलोम पराशर कहते हैं। क्या था? पराशर की क्रिया को रोकने के लिए जो पराशर दाब लगाया जाता था उसे पराशर, वो जो दाब लगाया जाता था उसे पराशर दाब कहते थे। अब इसमें क्या है कि अगर हम पराशर दाब से भी अधिक दाब लगा दें तो क्या होगा, बहुत प्रेशर की वजह से विलायक के अणु जो होंगे वो कम सांद्रता वाले में जाने लगेंगे। कहाँ जाने लगेंगे? कम सांद्रता वाले विलयन में जाने लगेंगे। तो यह घटना या यह क्रिया ही प्रतिलोम पराशर कहलाती है। यह घटना ही क्या कहलाती है? वो प्रतिलोम पराशर कहलाती है। क्या लिखेंगे? जब क्या होता है, जब विलयन में क्या किया जाता है, जब विलयन में पराशर दाब से भी, क्या से? पराशर दाब से भी, जब विलयन में पराशर दाब से भी अधिक दाब लगाया जाता है, अधिक दाब लगाया जाता है, पराशर दाब से भी अधिक दाब लगाया जाता है, तो क्या होता है? विलायक के अणु कहाँ से? तो विलायक के अणु कहाँ से? अधिक वाले से कम की ओर जाने लगते हैं। तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से, अधिक सांद्रता वाले विलयन से, सांद्रता वाले विलयन से क्या करते हैं? अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं, विलयन की ओर जाने लगते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिलोम पराशर कहलाती है। यह प्रक्रिया प्रतिलोम पराशर कहलाती है। पराशर कहलाती है। ठीक है, लिखो जल्दी। इसमें क्या होता है? इसमें दाब लगाया जाता है पराशर दाब से भी अधिक, पराशर दाब से अधिक दाब। इसमें क्या किया जाता है? पराशर दाब से भी अधिक दाब लगाया जाता है, जो क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणु जाने लगते हैं। नोट कीजिए इसको अच्छे से, चित्र भी बना लेना। ठीक है, नोट करो। प्रतिलोम पराशर हो गया। अब इसके बाद है हमारा वांट हाफ गुणांक। क्या है? वांट हाफ गुणांक क्या होता है? वांट हाफ गुणांक क्या होता है? वांट हाफ गुणांक, ठीक है, सिंपल सा लिख लेंगे, ज़्यादा बवाल में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा कुछ लंबा याद नहीं करना है। आई बराबर होता है फॉर्मूला वियोजन
या संगुणन, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, ठीक है। और बटे में क्या होता है, वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, बटे में वियोजन या संगुणन, वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, पूर्व कणों की संख्या, ठीक है। आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक है। आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक है, वांट ऑफ गुणांक। आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक है। तो यहीं से हम लिखेंगे, परिभाषा बना लेंगे हल तुरंत। क्या बन जाएगी परिभाषा हमारी, देखेंगे। वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, तो वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या के बटे में है तो अनुपात को क्या कहते हैं, वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। क्या होगी परिभाषा, लिख लेंगे। वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन के पूर्व तथा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं, वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे लिखेंगे तो इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लिख लेंगे आई बराबर होता है वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे में वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। नोट कीजिए। अब देखेंगे, अब हेडिंग है हमारी संगुणन की मात्रा क्या होती है। क्या है, संगुणन की मात्रा। देखिए क्या टॉपिक है, संगुणन की मात्रा। हेडिंग डालेंगे संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा क्या होती है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। क्या होती है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से, किसी पदार्थ के टोटल अणुओं से साम्य की स्थिति में क्या होता है, साम्य की स्थिति में पदार्थ के संगुणित अणुओं की संख्या, पदार्थ के संगुणित अणुओं की संख्या जो है संगुणन की मात्रा कहलाती है। क्या है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से कौन सी स्थिति में, साम्य में। किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में क्या होता है, संगुणित अणुओं की संख्या। साम्य में संगुणित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी संगुणन की मात्रा कहलाती है। किसी पदार्थ के संगुणन की मात्रा कहलाती है। क्या है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से क्या होता है, साम्य में, कहाँ, साम्य में संगुणन की मात्रा, साम्य में संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा उस पदार्थ की संगुणित होने की मात्रा होगी। क्या होगी, वो संगुणित अणुओं की मात्रा होगी। क्या था, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में संगुणित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। क्या है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में संगुणित अणुओं की संख्या उस पदार्थ के संगुणन की मात्रा, उस पदार्थ के संगुणन की मात्रा
कहलाती है, उस पदार्थ के संगुणन की मात्रा कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या लिख लेंगे, माना, पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, माना कैपिटल ए के एन अणु जो हैं संगुणित हो जाते हैं। माना कैपिटल ए के एन अणु संगुणित होते हैं, कैपिटल ए के एन अणु संगुणित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो समझो क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं कि संगुणित हो जाते हैं तो क्या होता है, इसके एन अणु लिए थे, टोटल कुल अणु थे एन, और ये संगुणित हो जाते हैं तो इसको लिखा जाता है ए अपॉन में एन, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में, कब, प्रारंभ में संगुणन के अणुओं की संख्या लिख देता, यहाँ पे संगुणित हो जाते हैं तथा संगुणन के अणुओं की संख्या, संगुणन के अणुओं की संख्या क्या है, अल्फा है। संगुणन के अणुओं की संख्या क्या है, अल्फा है। तो ठीक है, क्या होगा जब एन अणु होते हैं, प्रारंभ में कोई टाइम नहीं लगेगा तो अल्फा अणु ही रहे, वो एक अणु लिया, क्या लिया, एक अणु लिया, तो जब टाइम नहीं लगा तो जीरो उत्पाद हो गया। अब है साम्य में, साम्य में क्या होता है, कुछ समय के बाद या टी समय के पश्चात क्या होता है, इसमें से एक अणु निकल, वो अल्फा अणु निकलता है, क्या निकलता है, संगुणित होता है अल्फा अणु, और इधर आ जाता है अल्फा अपॉन 2 आ जाता है, क्या आ जाता है, अल्फा, वो अल्फा अपॉन एन आ जाता है, क्या आ जाता है, जैसे एन अणु थे तो वही आ जाता है, अल्फा अपॉन एन आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये था संगुणन के बाद, ये क्या है, संगुणन के बाद की स्थिति है। तो हम क्या करेंगे, संगुणन के पूर्व कणों की संख्या निकालेंगे, क्या निकलेगी, संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, देखिए संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, देखिए पूर्व में कितनी है, एक, और एक, एक में जीरो और ऐड कर दे तो कितनी आई, एक आई। संगुणन के बाद निकालिए, संगुणन के बाद कणों की संख्या, संगुणन के बाद कणों की संख्या जब निकालेंगे तो क्या है, 1 माइनस एल्फा, और इसको भी ऐड कर देंगे एल्फा अपॉन एन, ये निकलेगी 1 माइनस एल्फा और एल्फा अपॉन एन। तो आई बराबर फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है, आई बराबर संगुणन के बाद कणों की संख्या, संगुणन के बाद कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे में होगा संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, तो हमने इनके सबके मान निकाले। संगुणन के बाद कणों की संख्या क्या निकली थी, 1 माइनस एल्फा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा एन बटे में एक है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा एन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा, और टोटल के बट्टे में हो जाए एन, एन का गुणा हो जाएगा, हमें किसका मान निकालना है, हमें अल्फा का मान निकालना है, तो एन का गुणा हो जाएगा तो हो गया एन आई बराबर में, अब इन दोनों में क्या, इन दोनों में अल्फा कॉमन है, बचा क्या एन माइनस, अगर हम माइनस के अल्फा ले रहे हैं तो बचेगा माइनस के एन माइनस 1, माइनस के अल्फा कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस एन आई, इन दोनों में क्या कॉमन है, एन कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा ब्रैकेट में एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन कॉमन लिया, बचा 1 माइनस आई, ये अल्फा बराबर ये डिवाइड में चला जाएगा, एन ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस आई बटे में एन माइनस 1, ये फॉर्मूला निकल के आएगा वियोजन की मात्रा का। ठीक है, नोट कीजिए अच्छे से, जल्दी करो। संगुणन की मात्रा हो गई, अब हमारी है वियोजन की मात्रा, क्या है, वियोजन की मात्रा, देखिए ऐसे ही था, बिल्कुल सेम है, उसमें संगुणित होता है, उसमें वियोजित होता है, क्या होता है, वियोजित। देखिए अब हेडिंग है हमारी वियोजन की मात्रा,
वियोजन की मात्रा, जैसे उसमें था वैसे इसमें लिखा जाएगा क्या, किसी पदार्थ के, वो किसी बिलियन के कुल पदार्थ में, किसी बिलियन के कुल पदार्थ से साम्य में, क्या वहाँ पर साम्य में वियोजित अणुओं की संख्या, साम्य में क्या होगा, वियोजित, क्या लिख ले रहे हैं, क्या होता है, साम्य में वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या उस पदार्थ की, वियोजन की मात्रा कहलाती है उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा कहलाती है, वियोजन की मात्रा कहलाती है। पैराग्राफ छोड़ के क्या लिखेंगे, मार्कर चेंज कर लो, लिखेंगे माना पदार्थ कैपिटल ए के वियोजन की मात्रा, माना पदार्थ कैपिटल ए के वियोजन की मात्रा क्या है, अल्फा है। माना किसी पदार्थ के वियोजन की मात्रा जो है वो क्या है, अल्फा है, तथा वियोजन पर क्या होता है, एन अणु देता है। माना पदार्थ कैपिटल ए, माना पदार्थ कैपिटल ए के वियोजन की मात्रा अल्फा है तथा वियोजन पर क्या होता है, वियोजन पर एन अणु बी देता है, बी देता है, एन अणु क्या देता है, एन अणु जो होता है वो बी देता है तथा वियोजन पर क्या होता है, एन अणु बी देता है, तो पदार्थ के वियोजन की मात्रा निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। कैसे लिखेंगे, क्या है, ए एन अणु है, कितने अणु हैं, ए अणु हैं, और ये क्या करते हैं, ये ए अणु था, ये वियोजन की मात्रा थी, ए अणु थे, तो ये क्या करते थे, एन बी अणु देते थे, मतलब एन अणु देते थे किसके, बी के। तो इसमें क्या होता है, प्रारंभ में एन अणु, ए पदार्थ जो है वो बी के एन अणु देता था, तो प्रारंभ में तो क्या होगा, 1 होगा, तो वो 0 बनेगा, ठीक है। अब साम्य पर या कह सकते हैं साम्य में या क्या चल रहा है, वियोजन चल रहा है, तो वियोजन के बाद, साम्य में या कह सकते हैं वियोजन के बाद क्या होगा, वियोजन के बाद इसमें से अल्फा अणु निकलेगा, इसमें से क्या होगा, अल्फा अणु निकल जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। जब अल्फा अणु जाएगा, ये n मल्टीप्लाई में था तो इधर भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, n अल्फा हो जाएगा। तो वियोजन के पूर्व कणों की संख्या निकालेंगे पहले, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या बराबर क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 1 प्लस 0, 1 में 0 ऐड करेंगे, 1 आ जाएगा। अब वियोजन के बाद निकाल लेंगे, वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन के बाद कणों की संख्या, देखो वियोजन के बाद क्या है, 1 माइनस अल्फा, पूरा लिख लो, 1 माइनस अल्फा और प्लस क्या है, एन अल्फा, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे, आई बराबर वांट ऑफ गुणांक आई बराबर क्या होता है, वांट ऑफ गुणांक आई बराबर क्या होगा, वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन के बाद कणों की संख्या बट्टे में वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, ठीक है। तो आई बराबर वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और वियोजन के पूर्व कितनी है, केवल 1 है। इनमें क्या आ रहा है, माइनस के अल्फा कॉमन लेंगे तो आई बराबर हो जाएगा वो 1 माइनस के अल्फा कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1, ये हो गया माइनस के एन, ठीक। अब क्या करेंगे, इन सबको इधर कर देंगे, उसको उधर करेंगे, तो अल्फा 1 माइनस एन, ये माइनस का था, इधर आया प्लस का, और आई इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस आई बटे में 1 माइनस एन आएगा,
ये फॉर्मूला बनेगा अल्फा बराबर 1 माइनस आई बटे में 1 माइनस एन। ये है वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला। और इसी के साथ इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया है और अच्छे से तैयार भी करना है आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से।